Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 8 and this is the chapter 5 coal and petroleum. We have already started the chapter and this is the third part in which I am going to tell you about the petroleum and natural gases. So basically what is petroleum? Petroleum is a natural resources through which we can obtain petrol, diesel and kerosene. So basically फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी हेल्प से आपको पेट्रोल डीजल और केरोसिन मिलते हैं। अब पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके वजह से हमें पेट्रोलियम मिलते हैं। होता क्या है बच्चों, डेड ऑर्गेनिज्म व्हेन सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी गेट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले over a million of years in the absence of air and due to high temperature and high pressure these डेड ऑर्गेनिज्म गेट ट्रांसफर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये मरने के बाद जो सी उसके एकदम बॉटम में जाके सेटल्ड हो जाती है, फिर धीरे धीरे जो उस समुद्र में या जो सी में सैंड होते हैं या क्ले होते हैं उसकी लेयर उसको पूरी तरह ढक देती है। किसको ढक देती है? डेड ऑर्गेनिज्म को। और धीरे 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 मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एयर की कमी होती है, जितना आप नीचे जाएंगे उतने आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। इन एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये डेड ऑर्गेनिज्म किस में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। अब यहाँ बात करते हैं ऑकरेंस की। सो बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर ऑफ्टन फाउंड टुगेदर एज अ लार्ज डिपॉजिट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हमें ये कहा जाता है पेट्रोलियम कहाँ से ऑबिटेंड किया जाता है, तो पेट्रोलियम जो आपका होता है वो अर्थ क्रस्ट से ऑबिटेंड किया जाता है, या बेसिकली आप सी से भी कह सकते हो। पेट्रोलियम इज ऑबिटेंड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ एंड इम्परवियस रॉक अबव इट। द फर्स्ट, देखिए अगर पेट्रोलियम के अगर आप वर्ड को डिवाइड करिए तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो आप इसे क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, कच्चा तेल। बेसिकली हमें पेट्रोलियम जो होता है ड्रिलिंग करके अर्थ के थ्रू ड्रिलिंग करके उसमें जो रॉक्स होते हैं उनके बीच से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। सबसे पहला जो ऑयल का वेल था, जो तेल का कुआं था जिसमें से पेट्रोलियम को निकाला गया था, वो था पेनिनसुला में, यूएसए इन 1859 में। इंडिया में अगर किसी ने पूछा तो वो मक्यूम में था। मक्यूम जो कहाँ है? असम में, 1867 में, जहाँ सबसे पहले तेल निकाला गया था, पेट्रोलियम निकाला गया था। इंडिया में जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली जिन ऑयल वेल से निकाला जाता है वो आपके असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई, इन द डेल्टाज ऑफ रिवर गोदावरी, कावेरी एंड अदर प्लेसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह इंडिया में जहाँ से आपको तेल के कुएं मिलेंगे। क्रूड ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम द वेल इज अ ब्लैक लिक्विड। जो कच्चा तेल कुओं से निकाला जाता है, इन तेल वाले कुओं से निकाला जाता है, वो ब्लैक कलर का पूरा लिक्विड होता है। उसको रिफाइंड कर करके कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं, मतलब साफ कर करके। अब इतना ज़्यादा आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। अगर आप फिगर 5.6 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ऑयल मिलता कहाँ से। इसमें आपको 5 से 6 लेयर मिलेगी। सबसे पहले रिजर्वियर रॉक मिलेगा, फिर वाटर, क्योंकि हम ये अर्थ के क्रस्ट में नीचे तक क्या क्या रहता है, रॉक भी मिलेगा आपको, क्रूड ऑयल भी मिलेगा। कहाँ से ये बेसिकली तेल निकाले जाते हैं, नेचुरल गैस कहाँ से निकाल ली जाती है, ये सारी फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है। और वो जो ऊपर वेल बना है वो आपका तेल का कुआं है, जिस क्योंकि ड्रिलिंग करके ज़मीन से निकाला जाता है। ये आप गूगल पे चेक करेंगे तो फिगर आपको बेहतर मिलेगा, वर्किंग फिगर भी मिलेगा जिसमें शो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है कि अब देखिए होगा क्या, पेट्रोल को रिफाइन भी तो किया जाएगा क्योंकि हमें और प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए। सो बेसिकली पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल। पेट्रोलियम कैसे होता है? डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है, जो अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी जो महक होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती है। पेट्रोलियम को ही रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाए जाते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमें जो अर्थ के क्रस्ट से, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। आप सी बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। The various hydrocarbons present in the petroleum have different boiling points. As the number of carbon atoms in hydrocarbon increases, its boiling point also increases. This process is used to separate the different components of petroleum by fractional distillation. So basically ये कहा गया है, देखिए पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं
और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतने ज़्यादा इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम होते हैं इसमें जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब इनको इनकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यही प्रॉपर्टी है जो इनकी कार्बन की मात्रा बढ़ने से इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनको सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, जिसके फिगर आपको 5.7 में दिया हुआ है। द कंपोनेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। अब जो इसमें कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? आपके केरोसिन है, डीजल है, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है, क्योंकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसीलिए इन कंपोनेंट्स को यहाँ फ्रैक्शन कहा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इनको फ्रैक्शनल्स को बाय सेपरेट करने का, जो इनका पूरा प्रोसेस होता है ना पेट्रोलियम से डीजल और ये सब रिफाइंड करने का, इसे रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इसे it is carried out in the petroleum refinery. Crude oil is first heated to above 40 degrees Celsius in a furnace. The vapors formed as passed into the tall fractional tower. The hydrocarbons with highest boiling points condense first, and they got collected near the base of the fractionating tower. As the vapor rises, hydrocarbons with lower point condense at different height, and they get separated into fractioning tower to form the different fractions. The hydrocarbons with 1,4 carbon atom, which are gases, do not condense and escape from the top of the टावर। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि क्रूड ऑयल इज फर्स्ट हीटेड टू अबव 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा। अब इसमें से जो भाप निकलेगा वो किससे पास होगा? फ्रैक्शनेटिंग टावर, जो पूरा टावर बना है इसके थ्रू पास होगा। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया कि हाइड्रोकार्बन जिसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कंडेंस पहले कंडेंस होगा। कंडेंस का मतलब धीरे धीरे बूंदे टाइप बनाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्हें दे गेट कलेक्टेड नियर द बेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग टावर। उन्हें आप देख रहे होगे नीचे एक एरो दिया हुआ है, इसके थ्रू उन्हें नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने फिर कहा एज द वेपर राइजेज द हाइड्रोकार्बन्स विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स। अब देखिए धीरे धीरे सबसे पहले इन्होंने 400 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोलियम को गर्म किया, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो भी आपको कहना है, इसको गर्म किया। उसके बाद जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वो पहले कंडेंस्ड होगा, फिर धीरे धीरे बाकी कंडेंस्ड होते चले जाएंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे उनको सेपरेट करके अलग अलग जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनको मतलब अपनी जगह एक जगह सेव कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे। यहाँ इन्होंने एक चार्ट पेपर बनाया है जिसमें इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस बताए हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन एटम जो नीचे आपको रेसिड्यू मिल रहा है ना, जो 370 डिग्री पे इन्होंने गर्म किया और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पर 25 हाइड्रोकार्बन्स थे। ऐसे इन्होंने लास्ट तक बता दिया सबसे ज़्यादा जिसके पास हाइड्रोकार्बन थी वो पहले ही कंडेंस्ड होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और सबसे लास्ट में आपको कौन सा मिलेगा? पेट्रोलियम गैस सबसे लास्ट में कंडेंस्ड होगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पा सकते हैं। किसकी हेल्प से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। यहाँ आपको ऊपर पूरा चार्ट दिया हुआ है। एलपीजी जैसे पेट्रोलियम गैस कार्बन आइटम्स पूछा किसी ने तो 1 से लेके 4 तक एलपीजी में यूज़ किया जाता है, होम इंडस्ट्री दोनों में। गैसोलीन, नेफ्ता, इनका यूज़ किया जाता है पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राइंग क्लीनिंग। तो ये इनके इंपॉर्टेंट यूजेस है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है। अब इन्होंने आगे क्या कहा कि each fraction obtained itself is a mixture of several hydrocarbons. Some of these are used in same form as obtained, others are further separated by fractional distillation or the method to give their different product. Some important पेट्रोलियम फ्रैक्शन एंड यूज आर गिवन बिलो। तो बेसिकली ये कहा गया कि देखिए जितना भी ये फ्रैक्शंस इनको अब मिलते हैं अलग अलग, जैसे इनको लाइट ऑयल मिला, हैवी ऑयल मिला या कैरोसिन मिला, कुछ का तो यूज़ जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में कर लेते हैं। अब कैरोसिन मिला तो कैरोसिन को उसी फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, और कुछ को ये दोबारा रिफाइंड करते हैं और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उससे उनका यूजेस करते हैं, और ये आपको अलग अलग करके दिखाया भी गया है। ठीक है, जैसे इन्होंने हैवी ऑयल मिला, इनको कैरोसिन मिला, तो कैरोसिन का प्रोडक्ट्स, कैरोसिन से
क्या करेंगे, केरोसिन को फिर रिफाइंड नहीं करेंगे, उसका यूज़ करेंगे डोमेस्टिक फ्यूल और जेट इंजन्स में। इस तरह हल्का लाइट ऑयल मिला इनको, तो लाइट ऑयल को फिर उसको रिफाइंड करके डीजल इन्होंने ऑबिटेन किया। क्योंकि आपने सुना होगा ना, डीजल लोग कहते हैं कि अगर किसी कंटेनर में रखे और ढक्कन खोल दो तो उड़ने लगता है। पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मतलब धीरे धीरे वो आपका इवेपोरेट टाइप होने लगेगा, क्योंकि बहुत लाइट ऑयल होता है। सो बेसिकली फ्रैक्शंस जो इनको ऑबिटेंड होते हैं वो खुद भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, पर कुछ ऐसे होते हैं जिसको ये दोबारा रिफाइंड करके नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप चार्ट देखोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे इन्होंने कैरोसिन को कैरोसिन की तरह यूज़ किया, लाइट ऑयल को इन्होंने रिफाइंड करके डीजल बनाया और फिर उसका यूज़ किया, ठीक है। हैवी ऑयल को इन्होंने ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए यूज़ किया। जो हमको रेसिड्यू मिला था उसका यूज़, उसको प्यूरिफाई करके ल्यूब्रिकेंट ऑयल बनाया, जिसके लिए वैसलीन बनाने में, पेंट बनाने में, रोड के सरफेस में, लुब्रिकेंटिंग मशीन में, पैराफिक्सिन पैराफिन वैक्स में यूज़ किया गया है। लुब्रिकेंट ऑयल का मतलब होता है जैसे ग्रीस नहीं होता, या किसी चीज़ में जंग न लगे, या कोई चीज़ एक दूसरे के बीच में रगड़ न खाए, वहाँ लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ किया जाता है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि दरवाजे में आवाज़ आती रहती है तो लोग कहते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, तो ये सब लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम का बेसिकली क्या यूजेस हैं? सो पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, आपको फिगर 5.1 में दिया ही हुआ है, मैं एक बार बता दे रही हूँ। पेट्रोलियम गैस का यूज़ एलपीजी, होम इंडस्ट्री दोनों में किया जाता है। पेट्रोल का यूज़ आपको पता ही है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राइंग क्लीनिंग में किया जाए। केरोसिन का यूज़ स्टोव, लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है। डीजल का यूज़ मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ लुब्रिकेशन में किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब आप समझ गए होगे मैंने क्या कहा। जैसे कभी कोई चीज़ में कोई मशीन होती है, उसके बीच वो ठीक से काम नहीं करती, रफ काम करती, तो उसमें ऑयल नहीं डाला जाता है कि अभी ठीक से काम करने लगी, उसी को लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग ऑयल कहा जाता है। पैराफिन वैक्स, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे दवा जो होती है, क्रीम आपको लगाने को मिलती है, कैंडल्स, वैसलीन, इनमें यूज़ किया जाता है। अब हमें लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स मिला कैसे? रेसिड्यू से। और रेसिड्यू कौन से प्रोसेस से मिला हमको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। पेट्रोलियम के ये सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग उनके फ्रैक्शंस हैं जो हमको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। फिर इनको फिर प्योरीफाई करके अलग अलग और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वैसे ही यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी उसको और प्योरीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने हमको बताया है नेचुरल गैस। सो बेसिकली व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अलोंग विद पेट्रोलियम इन रिजर्वियर अंडर द ग्राउंड। सो हमें नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ मिलते हैं। इट इज चीफली मेड अप ऑफ मीथेन थ्रू ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। सो बेसिकली नेचुरल गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है याद रखिएगा, मीथेन, बुटेन और थोड़ा बहुत प्रोपेन, ये तीनों चीज़ नेचुरल गैसेस में प्रेजेंट होती हैं। इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप के थ्रू। इसे हमेशा हाई प्रेशर के, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हाई प्रेशर के अंदर करके स्टोर किया जाता है, इसे आप सीएनजी भी कहते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड क्लीन नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल। मतलब ये कहा गया कि ये ऐसा फ्यूल है कि जो पोल्यूशन नहीं करेगा, और इसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के अंडर, जिसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हो, सीएनजी। अब इनका यूज़ देखिए, इसका यूज़ पावर जनरेशन में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में किया जाता है, होम फैक्ट्रीज, केमिकल मैन्युफैक्चर, फर्टिलाइजर्स में किए जाते हैं। क्योंकि सीएनजी एक नॉन पोल्यूटिंग है, फ्यूल है, तो व्हीकल्स में लोग करते हैं, सीएनजी के सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, एलपीजी का नहीं, सीएनजी का सिलेंडर लोग यूज़ करते हैं। अब तो गाड़ियों में भी, पहली गाड़ियों में यूज़ की जाती थी, जो जहाँ आपको पेट्रोल और डीजल ना डलवाना पड़े, आप गैस के रूप में सीएनजी का यूज़ कर सकते हो। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपकी जो नेचुरल गैस होती है, उसी को जब हाई अंडर प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इनके अब आपको ये नेचुरल गैसेस मिलेंगे कहाँ इंडिया में? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। क्लियर? आई होप आपने नेचुरल गैसेस समझा। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हमको साथ में मिल जाते हैं अंडरग्राउंड से, ठीक है। और ये जो आपका सी है, जो समुद्र है, वो अर्थ पे ही है। ये मत सोचना कि ये दोनों कंफ्यूज कर रहा है, दोनों आपके अर्थ पे, ये आपको अर्थ क्रस्ट से ही मिलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ है
फॉसिल फ्यूल्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, या एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाती हूँ। इसको समझिए, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि होता है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और धीरे धीरे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोल पेट्रोलियम दोबारा नहीं मिल सकता, पर आपने पहले ही पढ़ा था कि इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। तो क्या हमारी आपकी एज मिलियन ऑफ ईयर्स तक की है क्या? इतने दिन हम थोड़ी जिएंगे, हमें तो नहीं मिल पाएगी ना, ये हमारे बाद वाली जनरेशन को भी शायद ना मिल पाए। सो बेसिकली ये एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें इनका यूज़ बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और आज के समय में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको बस ये है कि थोड़ा नज़दीक भी जाना है तो गाड़ी से चले जाओ। वो ये चीज़ का नहीं सोच रहे कि पता नहीं हम जिस तरह पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं या दोबारा जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उनको ये मिल पाएगा कि नहीं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो क्योंकि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल एक बार फटाक से याद कर लो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल मतलब जो हमको बहुत ही लिमिटेड है और धीरे धीरे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो रहे हैं, और इनको ऐसे नहीं कि बनेंगे नहीं, बस मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो रिजल्ट क्या है? दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, लेस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इनका यूज़ कम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी कम रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग को हमारे इफेक्ट नहीं करेंगे, और लंबे समय तक आपकी ये जो चीज़ें हैं ये बनी हुई रहेंगी। ठीक है। हमें एनर्जी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखनी है कि हमेशा लाइट, फैंस अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्हें बंद करके रखना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एनर्जी का वेस्ट करोगे, आपको दोबारा कहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए तो हमें कोल चाहिए। थर्मल एनर्जी जो हमने पढ़ी थी, कोल नहीं रहेगा तो जो आपके एनर्जी कैसे जनरेट होगी? ऐसा नहीं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए और भी तरीके हैं, बट अगर हम फॉसिल फ्यूल्स में देखें तो reducing the flame while cooking and when the water starts boiling to save fuel. So basically जैसे हम लोग ने कोई चीज़ चढ़ा दी गैस पे, अब गैस पे चढ़ा के घूम रहे हैं इस कमरे से उस कमरे का, टीवी देख रहे हैं और वो उस पे जल रहा है जो भी, तो इस तरह से आप एक नुकसान ही तो कर रहे हो। और आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज के लिए हमें चाहिए फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, फूड प्रोसेस के लिए चाहिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। मतलब डेली डेली जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। कि आपको आज पेट्रोल डीजल, लोगों के घर में 4 आदमी हैं और गाड़ी गिनती में कहो 5 हो, उनको टॉयलेट भी करना है तो कार से जाएंगे टॉयलेट करने। मतलब समझ ले, मतलब ऐसे कहने का मेरा सेंस है कि ज़रूरत हमें नहीं है पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब लॉकडाउन हो गया है, घर में पड़े हो ना, नहीं यूज़ कर रहे हो तो अपने आप आपकी जो देखिए पोल्यूशन कंट्रोल में आ गया है। जो आपके मरीन एनिमल्स हैं वो बेचारे कितने मर रहे थे आपके पोल्यूशन की वजह से। आपके ओशियन सीज ये अब साफ रहने लग गए, बीचेस साफ रहने लग गई, पोल्यूशन कम से कम हो रहा है, एयर आपका क्लीन है। तो ये सब क्यों? क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, हम गाड़ी यूज़ ही नहीं कर रहे, तो पोल्यूशन होगा कहाँ से? तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यूजिंग मेथड व एनर्जी स्पेंट इज लेस। अब हमें अलग अलग इन्होंने मेथड्स दिए हुए हैं। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, जैसे एक बस में 70 लोग बैठ के जा रहे हैं और एक गाड़ी में आप लोग 2 या 3 ही लोग बैठ के जाओगे, तो इसीलिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा। प्रेशर कुकर का यूज़ करिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब खुले बर्तन में हम खाना बनाते हैं ना, तो जो उसमें हीट होती है, देखते नहीं, वेपर बन के बाहर निकलती रहती है, तो आपको खाना बनने में टाइम लगता है। कुकर में बनाइए, क्योंकि पूरी तरह अंदर का जो टेम्परेचर होता है, एयर होता है, उसको तो कवर्ड करके रखती है और आपका खाना जल्दी प्रिपेयर होता है। और बेसिकली ये भी कहा गया, इसमें तो बहुत सारे रीजंस दिए हैं आपको, कि दाल चावल कुछ भी बनाने से पहले उसको थोड़ी देर पहले भिगा दो तो फूला हुआ रहेगा, जब फूला रहेगा तो जल्दी पक जाएगा, आपको गैस भी आपकी बचेगी। आजकल तो साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी को, वो तो अच्छा है कि हमारे पास सन है, वरना पता नहीं क्या होता हम लोगों का।
कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडिया प्रोड्यूस ओनली अबाउट 30% ऑफ पेट्रोलियम दैट वी नीडेड। सिर्फ इंडिया सिर्फ 30% ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है, और बाकी सब हमें कहाँ से मिलता है? बाकी 70% हमें मिलता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। सोचो हम लोग बाहर से खरीदते हैं, और अगर वही चीज़ हम कम यूज़ करेंगे तो क्यों ना हमारे जो जीडीपी हो कंट्रोल में आएगी। The exhaustible resources like coal and petroleum will be finished soon if we do not manage them properly. Exhaustible resources की वजह से कोल पेट्रोलियम में धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे अगर हम इनका यूज़ कंट्रोल में नहीं करेंगे। हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर, विंड, बायोमास शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसका मतलब ये कि जैसे कोल आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, तो अब तो विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। सोलर एनर्जी से आप लाइट का काम, घर में सोलर प्लेट लगा लीजिए, आप बैटरी से चार्ज रहेगी तो लाइट नहीं भी है तो आप बल्ब और फैन यूज़ कर सकते हो। तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए कि ऑप्शन अगर ये नहीं तो इसकी जगह पे ये कर सकते हैं, इस तरह। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ लास्ट में आपको यही कहना है बच्चों कि धीरे धीरे जो आपका सोर्स ऑफ, जो आपकी ये नेचुरल सोर्सेज हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आज ह्यूमन बींग्स इसका यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक सो, फिर बाद में शायद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए मिलना भी मुश्किल हो जाए। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।